हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार आपका अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सफलता सीरीज में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो देखिए, आइए हम जानते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। श्याम विवर क्या होता है? इसमें श्याम विवर के बारे में पूछा जा रहा है। हवाई जहाज की पूछ रहा है, हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेख, या फिर सूर्य पर एक धब्बा, या फिर अंटार्कटिका की एक जगह, या सिमटता हुआ तारा। आइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हम पहले जान लेते हैं। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा सिमटता हुआ तारा। आइए इस क्वेश्चन की हम व्याख्या की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, एक भौतिकविद थे, भौतिकविद, इनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। इन्होंने वर्ष 1931 में एक अवधारणा दी। क्या अवधारणा दी? 1931 ईस्वी में, समझिए इस चीज को। इन्होंने बताया, क्या बताया? कि जो 101.44 1.44 सौर्यन द्रव्यमान, कौन सा? सौर्यन, सौर्यक द्रव्यमान, सौर्यक द्रव्यमान। अगर ये एक, इन्होंने चंद्रशेखर ने एक सीमा निर्धारित कर दी, इसका नाम भी चंद्रशेखर सीमा है। अब देखिए, अगर 144 से, अगर कोई द्रव्यमान से टूटता हुआ तारा है, अगर कोई 144 सौर्यन द्रव्यमान से अगर कम है, तो वह हो जाएगा श्वेत वामन। क्या हो जाएगा? श्वेत वामन। अगर इससे ज्यादा है, अगर कोई इस रेखा से ज्यादा है कोई, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार, या फिर कृष्ण विवर, या फिर श्याम विवर। क्या? श्याम विवर। इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, इनके रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर मान लीजिएगा कि 144 के बराबर है, तब इस सीमा की, अगर 144 चंद्रशेखर सीमा के अगर बराबर है, तो नोवा, सुपरनोवा, सुपरनोवा विस्फोट के, विस्फोट के बाद बचे अवशेष, बाद बचे अवशेष, अवशेष तारे के द्रव्यमान, तारे के द्रव्यमान, अवशेष के रूप में, अवशेष के रूप में बचता है। अब समझिए, कोई नोवा या सुपरनोवा अगर विस्फोट होता, उसके बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान के अवशेष के रूप में बचता है। अब समझिए, किंतु माना यह जाता है कि सूर्य से 8 गुना, सूर्य के 8 गुने गुने आकार के बराबर आकार तक अगर विस्फोट होता है, विस्फोट, विस्फोट 144 सौर्यन द्रव्यमान, सौर्यक द्रव्यमान, 144 सौर्यक द्रव्यमान के बराबर बचता है, के बराबर बचता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं, होल कहते हैं। अब देखिए, यहां पे क्या है? उच्च उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपनी ओर खींच लेता है, समा लेता है। इसके पास से अगर कोई भी चीज गुजरती है, तो वह इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती। अगर कोई भी चीज इसके अंदर, अगर गुरुत्वाकर्षण के पास से गुजरती है, तो आइए देखते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? श्याम विवर क्या है? एक सिमटता हुआ तारा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो किसने दी, हम पीछे डिस्कस कर चुके, एस चंद्रशेखरन ने दी है। क्या कि अगर कोई 144 सौर्य द्रव्यमान, 144 सौर्य द्रव्यमान, सौर्य द्रव्यमान, इससे अगर कोई कम है तो क्या बन जाएगा, श्वेत वामन बन जाएगा, श्वेत वामन। और इससे अगर अधिक है कोई, या इसके बराबर या इससे अधिक है, तो इस श्याम विवर या कृष्ण विवर, कृष्ण विवर या श्याम विवर, श्याम विवर या ब्लैक होल, ब्लैक होल बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, राइट जवाब क्या हो जाएगा, एस चंद्रशेखरन ने दिया था ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी। आगे देखिए, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं वह कहलाती है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर कौन सी सीमा है, चंद्रशेखर सीमा, उसके बाहर आंतरिक मृत्यु को ग्रसित हो जाती है, कौन सी, चंद्रशेखरन सीमा के बाहर 144 सौर्य द्रव्यमान। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिया है, क्या दिया, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। आइए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा नक्शा दिया हुआ है, इस नक्शे पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, यहां से गुजरती है हमारी, थोड़ा गुजरात, देखो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से आगे चलती है त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्यों से हमारी क्या गुजरती है, 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी, कर्क रेखा। क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, 8 राज्यों से कौन कौन से राज्य से गुजरती है हमारी? तो देखिए, नंबर 1 गुजरात, गुजरात के बाद नंबर 2 पे राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद 5वां झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद 7वां त्रिपुरा, त्रिपुरा, इसके बाद 8वां मिजोरम। तो 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और अगर पूछ लिया जाए कि जो कर्क रेखा है उसे माही नदी, कौन सी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। तो कौन कौन से गुजरती है, एक तो गुजरात से गुजरती है, गुजरात के अलावा छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, और झारखंड से गुजरती। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट जवाब, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कौन कौन से गुजरती है, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो हमने कौन कौन से बताए थे, सबसे पहला बताया था हमने गुजरात, और गुजरात के अलावा क्या बताया था, याद कर लो, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सी, मिजोरम। इतने से गुजरती है। तो किससे नहीं गुजरती है, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं, तो किससे गुजरती है, झारखंड से। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो गया, हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम स्थित है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, ये हमारा पूछा गया है एमपी, यूपी, पीसीएस, यूपी पीसीएस प्री 1999 में, लोअर पीसीएस में 2002 में, और यूपी पीएससी मतलब जीआईसी, जीआईसी में 2010 में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, अब इसका डिफाइन कैसे होता है। जैसे अगरतला है, अगरतला कितने पे गुजरती है कर्क रेखा से, तो 23 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ। अगर जबलपुर की बात करें तो 23 डिग्री 19 मिनट नॉर्थ पे।
है। और अगर जबलपुर की बात करें तो इसका क्या हो जाए, गांधीनगर की अगर हम बात करें तो गांधीनगर कितना हो जाएगा, 23 डिग्री 19 मिनट। सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, थोड़ा 1 सेकंड वेट करना। हाँ हाँ, जबलपुर का कितना है, 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ। अगर गांधीनगर की बात करें तो 23 डिग्री 19 मिनट नॉर्थ। अगर बात करें हम किसकी, उज्जैन की, उज्जैन का क्या है, 23 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ पे। तो क्या पूछे, कर्क रेखा से निकटतम दूरी है, सबसे कम दूरी किसकी दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे, सबसे हमें दिखाई दे रही है किसकी, 23 डिग्री उज्जैन की, 23 डिग्री 9 मिनट, 23 डिग्री 9 मिनट। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी आंसर। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुई। आइए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। पहले इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। सारे हम एक्ट पढ़ चुके थे 58 तक, 58 के बाद अब आज एक्ट हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, हम लोग आज एक्ट पढ़ते हैं अपना, हम लोग आज एक्ट पढ़ेंगे। हाँ ये बैकग्राउंड ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले 1861 का हम लोग देखते हैं। 1861 का भारत शासन अधिनियम, आप भारत शासन अधिनियम 1861 पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले 1861 में विभागीय प्रणाली, कौन सी, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। कौन सी, विभागीय प्रणाली, इसे ही कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम, फोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। जो आप हमारा वर्तमान में क्या है, जैसे कि मंत्री परिषद है, जो अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं उसे ही कहते हैं क्या, मंत्री परिषद है, परिषद, उसे ही क्या कहते हैं, विभागीय प्रणाली, मतलब अलग अलग विभाग। वही विभागीय प्रणाली की अगर शुरुआत पूछी जाए तो कहां से की, 1861 भारत शासन अधिनियम से। आगे बात करें, इसी में क्या किया, विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण मतलब, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ है, पहले जो हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल और बिहार को, बंगाल वो सॉरी मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर लिया गया था। 1861 में क्या कर दिया गया, जो मुंबई और मद्रास है, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से अपनी स्वायत्तता दे दी गई। तो इसका मतलब इन्हें अपनी शक्ति प्रदान कर दी गई, यही होता है विकेंद्रीकरण। आगे देख लेते हैं, इसी में हाईकोर्ट की स्थापना हुई। हाईकोर्ट स्थापना, हाईकोर्ट स्थापना, हाईकोर्ट स्थापना कौन सा एक्ट, 1861 के एक्ट में, लेकिन हुई कब से, 1862 में पहली बार। तो पहले बनाया गया कलकत्ता में, कब, कलकत्ता, कलकत्ता में कब बना था ये हमारा, 1 जुलाई, जुलाई 1862 को। मुंबई में, मुंबई के अलावा कहाँ बनाया गया, मद्रास में, 3 जगह हमारे। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम इसी के साथ, जो सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है अपना, सबसे बड़ा हाईकोर्ट की अगर हम बात कर लें, सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट, इसकी अब स्थापना कब हुई, इसकी हुई थी 1866 में। कहाँ पर हुई थी, इसकी आगरा में हुई थी, फिर उसके बाद हमें लाया गया कहाँ पे, इलाहाबाद लाया गया सबसे पहले, जबकि इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पे, आगरा में हुई थी। आगे देख लेते हैं, इसकी खंडपीठ कहाँ पे है, खंडपीठ की अगर हम बात करें तो इसकी कहाँ है, लखनऊ में है। कहाँ पे, लखनऊ में, लखनऊ में है खंडपीठ इसकी। ठीक है, अब वर्तमान में कितने हैं हमारे पास, वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में कितने, 25 हाई कोर्ट है। सबसे नवीनतम कौन सा है, अमरावती हाई कोर्ट। कौन सा, अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती हाई कोर्ट। ठीक है, और इसी में क्या हुआ, इसी में अध्यादेश जारी करने की शक्ति और दी गई, जो वायसराय था उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और इसी में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में, बनाने की प्रक्रिया में, क्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया, भारतीयों को
शामिल, भारतीयों को शामिल किया गया। क्या किया गया? शामिल किया गया। इतनी बात हम लोग समझ गए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो किस अधिनियम के? भारतीय संसद में बजट पर बहस करने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो तो हमने 1861 के बारे में बात की। इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1992। अब 1800, इस पे भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं 1892 की। तो जब हम 92 बात करते हैं, देखिए इसमें क्या हुआ, बजट पे जो है हमारा विचार विमर्श करने की अधिकार दिया गया है। बजट पे क्या हुआ, ये लिखा हुआ है, बजट पर विचार विमर्श विमर्श करने का अधिकार दिया गया भारतीयों को। और क्या किया गया, अगर कोई पूरक प्रश्न पूछना है तो पूरक प्रश्न पूछने के लिए 6 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता था। क्या? नोटिस पर पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। और इसमें क्या हुआ, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं था। किसका नहीं था? मतदान करने का अधिकार नहीं था। आगे यहीं से निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये हम देख चुके हैं 1861 का। ब्रिटिश भारत के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई है? अब इसका समझ लेते हैं। अब हम बात कर ले, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट पेज हमने ले लिया। अब इस पे बात कर लेते हैं। तो 1909 का अधिनियम हम 1892 का पढ़ चुके हैं। अब 1909 का हम अधिनियम देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम, क्या? भारत परिषद अधिनियम 1919। इसी को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहते हैं इसी को? मार्ले मिंटो सुधार। इसमें जो मार्ले था वो भारत सचिव था, जो 1858 से सृजित पद कर दिया गया था। तो ये कौन था? भारत सचिव था। और हमारा मिंटो कौन था? मिंटो हमारा था वायसराय। क्या था? वायसराय था। इतनी बात हम लोग समझ गए। भारत सचिव कौन था? मार्ले। और मिंटो कौन था? वायसराय था। ठीक है। इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किससे? मुसलमानों से शुरुआत की गई। आगे देखिए, इसमें वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीय शामिल किए गए। वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीय शामिल कौन हुए थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। कौन से? विधि में ये शामिल किए गए थे, कानून में, विधि में शामिल किए गए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अब हमने ये पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार 1919 में हमें क्या? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रतिनिधित्व के अधिनियम द्वारा की गई थी व्यवस्था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना? ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं पीछे। हमने 1861 में हमने देखा था भारत परिषद अधिनियम 1861। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। सिंधु सभ्यता संबंधित है। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में क्या कहती है सिंधु सभ्यता? देखो, इतिहास की बात हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अगर हम बात करें इतिहास की, अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है इतिहास में? हाँ, इतिहास की बात करें तो इतिहास को 3 पार्टों में हम लोग बांट लेते हैं। कौन से? 3 पार्टों में। कौन कौन से 3 पार्टों में बांटते हैं? एक तो हमारा होता है प्रागैतिहासिक काल के बाद एक होता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल।
इसके बाद होता है ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल। हम 3 पार्टों में, हम इसे इतिहास को 3 पार्टों में बांट लेते हैं। कितने पार्टों में बांट लेते हैं? 3 पार्टों में। अब प्राग ऐतिहासिक काल कौन सी काल को कहेंगे? जिसमें कोई हमें साक्ष्य है, जो साक्ष्य है वो हमें मिला हो, लेकिन लिखित कोई प्रमाण ना मिला हो। कौन सा? लिखित प्रमाण ना मिला हो, तो उसे क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? लिखित साक्ष्य ना मिला, प्रमाण ना मिले, और प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें साक्ष्य भी मिले हो और लिखित प्रमाण भी हो, और क्या हो? लिखित प्रमाण भी हो, लिखित प्रमाण भी मिले हो, लेकिन पढ़े ना गए हो, पढ़े ना गए हो, तो उससे क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें साक्ष्य भी मिले हो हमें, और साक्ष्य के बाद लिखित भी मिले हो, अभिलेख भी मिले हो, और पढ़े भी गए हो। जैसे कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख पढ़े थे, उससे कौन सा काल कहेंगे? ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जैसे कि हड़प्पा है, हड़प्पा में क्या हुआ? उसमें हमें वस्तु साक्ष्य भी लिखित मिले, मोहरें वगैरह इन पे लिखे हुए थे, और साक्ष्य भी मिलते हैं और लिखित भी साक्ष्य मिलते हैं, और लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। और प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें साक्ष्य तो मिले लेकिन लिखित कोई प्रमाण नहीं मिला। इसी को अगर हम बांट लें, ऐतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से 3 भागों में बांट लेते हैं भाई? ये भी हम समझ लेते हैं। एक तो पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल के अलावा कौन सा हमारा जो मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण के बाद नवपाषाण काल हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये अज्ञात से, मतलब इसका कोई नहीं है, लगभग मान भी लेते हैं कुछ लोग 30,000 के आसपास से 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक। अगर मध्यपाषाण की बात करें तो 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक। कब तक चला? 4,000 बीसी तक। अगर हम बात करें नवपाषाण काल की तो ये 4,000 बीसी से लेके चला है हमारा 2,500 बीसी तक। इतनी बात क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता संबंधित है। किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसकी हम बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता में किसने? अच्छा हाँ, सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। खुदाई के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में कौन थे? सर जॉन मार्शल। अब इसकी बात करें अगर हम मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी ये जो खुदाई हुई थी 1922 में, किसने? राखल दास बनर्जी ने, RD बनर्जी ने। ठीक है, इनके नेतृत्व में हुई थी। प्रभारी खुदाई कौन? खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। इनकी अध्यक्षता में RD बनर्जी ने खुदाई की 1922 में। किस नदी के? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो ये हमारा सिंधु नदी के किनारे। किसके? सिंधु नदी के किनारे है। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, यहीं पे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका टाइम पीरियड अगर हम बात कर लें तो कितना है? 2,500 से 1750 बीसी तक का टाइम पीरियड है। इतनी बात हम लोग समझ गए। अब इसकी खुदाई जो की थी वो किसने की थी? राखल दास बनर्जी एवं दयाराम साइनी ने। कब? 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता खोज कब हुई? 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। ठीक, इतनी बात हम लोग समझ गए। सिंधु घाटी सभ्यता खोज कब? 1921 में की थी। और रंगनाथ राव ने किसकी की थी? इसने की थी लोथल की। लोथल ये किसके? भोगवा नदी किनारे है। कौन सी? भोगवा नदी किनारे।
और जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस, ये रावी नदी के किनारे, कौन सी, रावी नदी के किनारे। ठीक है, इतनी बात हम लोग, अगर यहीं पे क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, 1861 में। इसके अगर जनक की बात की जाए तो इसके जनक कौन थे, इसके जनक थे हमारे कनिंघम, कौन थे, कनिंघम। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब क्षेत्रक की हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए कौन कौन से क्षेत्रक है हमारे। देखो अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो 3 सेक्टर में हम बांट लेते हैं। कौन कौन से सेक्टर बांट लेते हैं, 3। एक तो हमारा है, कौन सा सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर, और द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र में। इतने भागों में हमने बांट लिए। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, वे आते हैं जो कृषि मतलब जो पैदा किए जाते हैं। जैसे कृषि हुई, कृषि में हम अनाज सारी चीजें पैदा करते हैं। कृषि हुई, वानिकी मतलब प्राकृतिक चीजें जिससे हमें प्राप्त होती, वानिकी हुआ। जैसे मत्स्य पालन हुआ, मत्स्य के अलावा क्या हुआ, खनन, उत्खनन। अगर खनन की बात की, खनन क्या होता है, जो ऊर्ध्वाधर खुदाई होती, कौन सी, ऊर्ध्वाधर खुदाई होती है उसे हम खनन कहते हैं, और जो क्षैतिज खुदाई होती है उसे हम उत्खनन कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर को हम खनन कहते हैं। इसी प्रकार अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, जैसे कोई वस्तु का हम निर्माण करें हम, ठीक है, जैसे विनिर्माण करें, विनिर्माण। और तीसरा इसी में आ जाता है विद्युत, गैस और जल आपूर्ति। ये किस क्षेत्र में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में। अगर यही तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें क्या आ जाए, ये सेवा क्षेत्रक है। कौन सा, सेवा क्षेत्रक है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, जैसे कि परिवहन है, संचार है। संचार क्या है, हमें टीवी अगर देखने को मिल रहा है तो वो क्या है हमारे लिए, अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हमें क्या सेवा प्राप्त हो रही है। जैसे बीमा हुई, बैंकिंग हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये तृतीय के अंतर्गत आ जाते हैं। व्यापार हुआ, ठीक है, जैसे कुरियर कंपनी है बहुत सारी, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाती है, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। अब इस क्वेश्चन का हम राइट जवाब देख ले। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या था, सूचना प्रौद्योगिकी आती, नहीं है तो तृतीय। बैंकिंग तृतीय, निर्माण द्वितीय के, प्रथम के अंतर्गत क्या आता है, खनन आता है। क्या आता है, खनन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भूमिका मुख्यतः क्या है, कृषि उत्पादन प्रथम में आता है। ये किस में आता है, प्रथम में आता है। ये किस में आता है, प्रथम में आता है। औद्योगिक उत्खनन किस में आता है, ये भी द्वितीय में आता है। वस्त्र उद्योग प्रोत्साहन करना, ये भी तृतीय में आता है, द्वितीय में आता है। लेकिन सेवा प्रदाता किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। किसमें, तृतीय। सेवा प्रदान करना किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में कौन सा कार्य द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। गेहूं की खेती प्रथम से आता है, वस्तुओं की बिक्री तृतीय से आता है, मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्रक से आता है, लेकिन द्वितीय से क्या, लोहे का उत्पादन करना। क्या, लोहे का उत्पादन करना, ये कौन से से आता है, विनिर्माण हो रहा है, तो ये हमारा द्वितीय क्षेत्र से आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है हमारा, जूल होता है। कौन सा होता है, जूल होता है। कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब आ गया सदिश राशि। बताइए, सदिश और अदिश राशि के हम लोग बारे में जान लेते हैं। भाई सदिश राशि के कैसे, अगर हम सदिश की बात कर रहे हैं,
वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ हमें क्या दिशा की आवश्यकता पड़े, किसकी दिशा की आवश्यकता पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, आवश्यकता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। अब सदिश राशि के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से हो जाते हैं एग्जाम्पल हमारे, जैसे बल हुआ, बल के बाद विस्थापन हुआ, विस्थापन, वेग हो गया, संवेग हो गया, संवेग के अलावा त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता, कौन सी विद्युत तीव्रता इत्यादि और भी सारी आते हैं। अगर हम यहीं पे अदिश की बात कर लें, अदिश राशियां वे राशियां जिन्हें केवल केवल परिमाण की आवश्यकता पड़े व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़े, दिशा की न पड़े, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि इसके लिए एग्जाम्पल है, जैसे कि दूरी हुई हमारी, चाल, आयतन, समय, ऊर्जा इत्यादि ईटीसी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा, ऊर्जा कौन सी हमारी अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है हमसे। बल आगुण की बात करें तो हमारी कौन सी है, सदिश राशि है। संवेग कौन सी है, सदिश राशि है, ये देखो संवेग रहा है, और उपयुक्त तो सभी हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसमें बल आगुण और लिख लो, कौन सा बल आगुण, बल आगुण, ये भी हमारा किस में आता है, सदिश राशि में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, तो ये तो हमारा सही है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, ये भी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये भी सही है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, ये भी सही है। संचालिका दिवस 15 नवंबर, 15 नवंबर नहीं, ये मनाया जाता है 15, क्या दिया है 15 नवंबर, लेकिन ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब, 15 सितंबर को, 15 सितंबर को। ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर, ये भी सही है। किसान दिवस 23 सितंबर, चौधरी चरण सिंह के दिवस पे, नहीं सॉरी, हाँ किसान दिवस 23 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। इसी को उत्तर प्रदेश दिवस और मनाया जाता है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें गलत पूछा गया है तो क्या हो जाएगा गलत, हमारा क्या हो जाएगा गलत, संचालिका दिवस 15 नवंबर, ये हमारा कैसा हो जाएगा गलत। इसका सही क्या हो जाएगा 15 सितंबर, क्या हो जाएगा 15 सितंबर। आगे बस यहीं तक क्वेश्चन थे। आई होप, आशा करता हूं आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। बराबर कंटिन्यू इस क्लास से जुड़े रहें तो आपका स्कोर और अच्छा होने लगेगा। धन्यवाद।